हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और फाइनली आरआरबी की तरफ से एक और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है जो कि आरआरबी जेई का है, जो CEN 3/2024 के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और इसमें टोटल आरआरबी जेई में इस बार जो सीट है वो 7,951 टोटल सीट है, जिसमें से 17 सीट यहाँ पे आप देखेंगे कि केमिकल सुपरवाइज़र और रिसर्च मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र रिसर्च का ये पोस्ट निकला है। और सिर्फ ये आरआरबी गोरखपुर जोन में है, जो कि लेवल 7 के अंदर आता है। बाकी सभी जूनियर इंजीनियर हैं, सभी लोगों को पता है कि लेवल 6 के अंदर आता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है कि जितने भी लोग एज रिलैक्सेशन के लिए कह रहे थे कि सभी एग्जाम में एज रिलैक्सेशन तो मिला है, इस बार कोविड-19 के कारण 3 साल का आरआरबी हर एक जो भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे ही रहा है। तो जनरली जो जेई का जो पेपर होता है उसमें 18 से लेकर के 33 साल का एज रहता है, लेकिन इस बार सभी को 18 से लेकर के 36 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो फॉर्म का ओपनिंग है वो 30 तारीख से इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 29/8/2024 तक का है। और इसके बीच में अगर किसी को मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए जो पोर्टल होगा वो खुलेगा 30/8 से लेकर के 8/9/2024 तक का। वो कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो वो उसमें खुल जाएगा। देखिए, पूरे पीडीएफ में से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे सभी लोग एक बार देख लेंगे कि A3 में क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, B1 में, B2 में और C1 में। सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 6/9 चाहिए, 6/9 और 6/12 चाहिए। तो ये सारा स्टैंडर्ड आप देख लेंगे, और सभी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है सारे पोस्ट का नीचे मेंशन किया होगा। तो उस आप मेडिकल पोस्ट में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अंदर अगर आप आते हैं तो ही आप उस फॉर्म को वहाँ पे उसको अपने प्रायोरिटी में उसको डालिएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर का जो पॉइंट है, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि 18 से 33 साल का जो एज रहता है पहले जो जनरली जो एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इस बार 18 से लेकर के 36 साल तक का जो एज है वो यहाँ पे डिसाइड किया गया है। क्यों किया गया है कि कोविड-19 में जो 3 साल का जो लड़कों का नुकसान हुआ था उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तो सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं UR और EWS का सारा जो डेट ऑफ बर्थ का मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी अदर जो एज रिलैक्सेशन और लोगों को जो मिलता है जैसे SC/ST को, OBC को, एक्स सर्विसमैन को, तो ये सारा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सभी के लिए अलग अलग। तो आप अपने हिसाब से जिनका जो स्टैंडर्ड में आते हैं वो यहाँ पे अपने PDF में देख लेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर का जो पॉइंट है, एग्जाम का जो फीस है जो फॉर्म भरने का वो 500 रुपये है। और जो देखिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के EBC के अंदर जो आते हैं उनके लिए 250 रुपये है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप CBT 1 का पेपर, स्टेज फर्स्ट का पेपर अगर आप दे देंगे तो उसके बाद से 400 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जो लोग एग्जाम नहीं देने जाएंगे CBT 1 का तो उनको ये 400 रुपये नहीं मिलेंगे। तो जब भी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो जो भी आप बैंक डिटेल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, जो भी आप डिटेल दीजिएगा उसी अकाउंट में ही आपका पैसा आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फिर से बैंक डिटेल मांग लेता है गवर्नमेंट जब उनको रिफंड करना होता है तो। लेकिन कोशिश करिए कि जो बैंक डिटेल, कई लोग क्या होता है साइबर कैफ़े से भरते हैं तो वहाँ पे जो पेमेंट मोड होता है वो लोग वहीं जो कैफ़े जिनका रहता है उनके ही अकाउंट से पेमेंट कर देते हैं। बाद में जब पैसा रिफंड आता है तो उनके अकाउंट में चला जाता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी डिटेल आप देना चाहेंगे देंगे तो वो आपका उसी अकाउंट में पैसा रिफंड होकर आएगा जब आप CBT 1 पेपर दे लेंगे। अब नेक्स्ट है 30 नंबर का जो पॉइंट है, उसमें बताया गया है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इस बार क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला जो पेपर होगा CBT 1 का पेपर होगा, जो कि पहला स्टेज होगा। दूसरा स्टेज होगा यहाँ पे CBT 2 का पेपर होगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये पूरी प्रोसेस रहेगी। और सबसे पहले देखिए CBT 1 का जो पहला स्टेज का पेपर होगा सभी के लिए कॉमन रहेगा यहाँ पे। और ये CBT 1 जो होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें जो सेकेंड स्टेज के लिए लड़के यहाँ से क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ये टोटल जो 90 मिनट का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब ये सारे जो इसमें सिलेबस दे दिए गए हैं, मैथमेटिक्स का ये पूरा सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, और उसके बाद से जनरल साइंस का सिलेबस है जो कि 10th स्टैंडर्ड का CBSE का सिलेबस के आधार पे पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखिए जो CBT 1 का सिलेबस रहेगा जो पूछा जाएगा क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे वेटेज आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स और यहाँ पे जनरल साइंस और रीजनिंग का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 90 मिनट में आपको करना होगा। ये पेपर CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, सबके मार्क्स भी यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, तो यहाँ पे यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद से होता है आपका CBT 2 पेपर सेकेंड स्टेज का, जो
120 मिनट का रहेगा, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, जिसका सिलेबस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। जनरल अवेयरनेस रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा। सी नंबर पे बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन रहेंगे। डी नंबर पे है बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का सिलेबस रहेगा, और सबसे लास्ट में टेक्निकल एबिलिटी का जो पेपर होता है वो रहेगा। ये सारा एक ही साथ होगा, एक ही पेपर होगा। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे CBT 2 में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन और इन्वायरमेंटल से 10 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो है टेक्निकल एबिलिटी, जिस ट्रेड से आपने डिप्लोमा या बीटेक जो भी किया है उसी आधार पे आपका पेपर बनेगा। टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन, और 120 मिनट में आपको करना रहेगा। यही जो CBT 2 का जो पेपर होगा इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, और इसी के आधार पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। उसके बाद से आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम ग्रुप, किस एग्ज़ाम ग्रुप के अंदर आप आते हैं। मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का एक ग्रुप है, जिसमें सारे ये ट्रेड यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला नंबर के अंदर आप देख लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम ग्रुप आपको एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि बाद के नोटिफिकेशन में जब भी आप पोस्ट का अपना प्रेफरेंस भरेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज होगा। तो इसको पहले ध्यान से आप देख लीजिएगा किस ग्रुप में आप आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और सारे यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे दिए हुए हैं मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग के जो अंदर आते हैं। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अंदर जो हैं ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे यह टोटल तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। चौथे नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग और उसके एलाइड इंजीनियरिंग के दिया हुआ है, और एक यहाँ पे CMA एग्जाम ग्रुप है जिसमें BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पे होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद से केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे जो डिग्री है जो दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब हो गया आपका क्वालिफिकेशन और इसका एग्जाम ग्रुप, ये आपको ध्यान देना है, इसको आप देख करके रखिएगा। बाकी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के से फॉर्मूले लिखे हैं, तो ये तो सभी को उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो ये सब सारी चीज़ें आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, सभी लोगों को जब फॉर्म अपना भरेंगे, जितने भी लोग कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुके हैं, मतलब CEN जो नोटिफिकेशन है 2024 का अगर उन्होंने भरा है, जैसे मान लीजिए LP का पेपर उन्होंने भरा है, RPF का पेपर अगर उन्होंने भरा हुआ है, तो वो उन लोगों को फिर से लॉगिन करने के लिए अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम क्रेडेंशियल पे आप लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पे सारी डिटेल वहाँ से कलेक्ट मतलब आ जाएगा, और आपको फिर से फॉर्म को जो आगे की चीज़ें भरनी होंगी वो आगे वो ब्लैंक्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें भरेंगे। तो सेम लॉगिन डिटेल से ही आप इसको भरिएगा। जो भी अगर CEN 2024 के जो नोटिफिकेशन आपने भरे हैं पहले, तो उसी आधार पे आप इसको सेम लॉगिन करिएगा, सारी डिटेल फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मॉडिफिकेशन को लेकर के यहाँ पे क्लियरली नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि 29 तारीख को जब फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो जाएगा 29/8 को, तो 30/8 से लेकर के 8/9/2024 तक का मॉडिफिकेशन का जो विंडो है वो ओपन रहेगा। तो इस बीच में अगर किसी का कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा या फिर अपना जो प्रायोरिटी है पोस्ट का वो चेंज करना होगा, जो भी चीज़ें एडिट हो सकती हैं वो सारी चीज़ें एडिट कर लीजिएगा, फिर से अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन 8/9/2024 के बाद फिर से वो कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होंगी। अगर फोटोग्राफ्स या फिर सिग्नेचर चेंज करना होगा तो चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। इसके बाद से आते हैं सिलेबस पे। देखिए CBT 2 में जो टेक्निकल पेपर होगा, जो CBT 2 का पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल के आने हैं, तो उसका भी सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो सारे जो सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का दिया हुआ है। पहले देखिए सिविल और एलाइड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप अपना देख लीजिएगा। जो भी आपका ट्रेड होगा, जो जिस ट्रेड से आपने बीटेक या डिप्लोमा किया, वो देखिए सिलेबस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और एलाइड इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक चैप्टर से, बेसिक कॉन्सेप्ट से, सर्किट लॉ से, मैग्नेटिक सर्किट से, सबका जो छोटा छोटा जो टॉपिक होता है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी में से आपके जो 100 नंबर के क्वेश्चन है वो बनेंगे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहता है। जितना भी डाटा वाले चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होंगी। तो प्रिपरेशन के समय मैं आपको और भी वीडियो बनाता रहूँगा, तो उसको मैं वहाँ पे बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक आप जरूर JEE से रिलेटेड होगा वो खरीद लीजिएगा अभी से, जितने भी लोग अगर JEE की तैयारी करना चाहते हैं। अब आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोस्ट पैरामीटर्स। ये बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक पोस्ट पैरामीटर, नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है।
लेवल 7 में आता है डिपार्टमेंट मैकेनिकल का है, सब डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको ध्यान देना है, वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट के लिए रहेगा। बाकी देखिए जितना भी लोग, सभी लोग पहले तो जो पहले पेज मैंने दिखाया कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है, किस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, तो वो वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी जो पोस्ट आप चुनने जा रहे हैं तो उस पोस्ट में आप देखिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए C1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में लेवल 6 में। तो इस C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर आप फिट हैं तो ही आप इसको प्रायोरिटी में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है और आप B1 B2 में आप फिट पा रहे हैं अपने आप को, तो आप इसको अपनी प्रायोरिटी में मत रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने कहा इस पेज को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है कि कौन से ट्रेड में कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। अब उसके बाद से आता है सबसे लास्ट में जो इस नोटिफिकेशन में लिखा है वैकेंसी का टेबल दिया हुआ है। हर एक अलग अलग जोन का किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, UR में, OBC में, SC ST में, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार नोटिफिकेशन आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। RRB अहमदाबाद में टोटल 382 सीट है, बाकी उसके बाद से 38 सीट जो है एक्स सर्विसमैन की है। बाकी अलग अलग जितने भी पोस्ट हैं उसके सामने वहाँ पे लिखा हुआ है। उसी आधार पे अभी देखिए RRB अजमेर में आपको देखने को मिलेगा 529 सीट। उसके बाद से आप देखेंगे 397 सीट बेंगलोर में है, भोपाल में आप देखेंगे तो 485 सीट है। तो एक आप आंकड़ा लगा लीजिए कि ऑन एवरेज सीट अगर आप देखिए 400 से प्लस अगर जहाँ पे है तो वो एक अच्छा खासा सीट है जहाँ पे आप, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप वहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी जो देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो सीट है वो RRB मुंबई में इस बार जो सीट है वो सबसे ज़्यादा है। RRB मुंबई का 1377 सीट है जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे सीट है। तो इतना ज़्यादा किसी में अभी सीट नहीं है। ऑन एवरेज किसी में 400, 400, 450, 600 के आसपास में सीट है। तो आप पहले सभी देख लीजिए कि किस जोन में कितनी सीटें हैं, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि देखिए सभी लोग सारे पोस्ट के लिए तो एलिजिबल आप हैं नहीं। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिकल के ही पोस्ट को अपने काउंट करिए, इस किस जोन में इलेक्ट्रिकल के सबसे ज़्यादा सीट हैं और मेरा उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं और मेरी संभावना कितना ज़्यादा बन रही है। कुछ लोग कैटेगरी से होते हैं तो कैटेगरी में वहाँ की सीट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको देख करके रखनी है। बाकी आगे मैं फर्दर इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये टोटल जो नोटिफिकेशन था मैंने यहाँ पे रफली बता दिया है यहाँ पे, और आप लोग इसको एक बार खुद से डाउनलोड जरूर करिए। RRB के सभी ऑफिशियल साइट्स पे ये आ गए हैं। शुरू में अभी आप फॉर्म मत भरिएगा, थोड़ा रुक करके सारे पोस्ट के एनालिसिस कर लीजिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए इस जो वैकेंसी को आप देखिएगा। और टेक्निकल के लिए बहुत ज़्यादा सीट तो मैं नहीं कहूँगा, 7,500 सीट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको इतने ही सीट में आपको फाइट करना है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि RRB JEE में जिस भी ट्रेड से आपने टेक्निकल डिग्री ली हुई है उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो JEE में पूछे गए हैं RRB के, तो उसका आप बुक ज़रूर खरीद लीजिए और उसको एक बार देखिए कि किस तरह के पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।